देखिए, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के प्रथम हिंदी ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र में जिसका शीर्षक उपन्यास साहित्य है, उसमें दो उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है अमिता और दूसरा है आपका बंटी। आपके पाठ्यक्रम में जो बातें मैंने बताई हैं, सबसे पहले आपको उपन्यास साहित्य क्या है यह समझना पड़ेगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सुनाई दे रहे हैं इन दोनों को भी? ठीक। हाँ, अब आप क्या कीजिए, अपने ऑडियो म्यूट कर लीजिए, मतलब माइक पे स्पर्श करके उसे बंद कर दीजिए। ठीक है दोनों? हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अब बोल करके डिस्टर्ब न करें। ठीक है, देखिए, जब हम उपन्यास साहित्य की बात करते हैं तो उपन्यास के इतिहास की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वैसे पहले हम देखेंगे उपन्यास शब्द की परिभाषा क्या है। संस्कृत में शब्द है उपन्यास। बहुत बार उपन्यास पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है उपन्यास, लेकिन पढ़ना उसका उपन्यास ही है। दो बार न है, हम लिखने में एक ही बार लिखते हैं। उपन्यास इस शब्द का मूल अर्थ होता है उप मतलब पास, नजदीक, जवळ मराठी में। न्यास मतलब रखना, बहुत सारे तत्वों को एकत्र करके रखना, इसका मतलब होता है उपन्यास। और उपन्यास यह शब्द पहले हिंदी में प्रयुक्त होता था, वह बहुत बड़े कार्य के लिए, जैसे न्यास, शिलान्यास मतलब शिला रखना, आधारशिला रखना, उसी प्रकार से उपन्यास शब्द का भी प्रयोग होता था। लेकिन बाद में यह एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। आप जानते हैं कि संस्कृत में उपन्यास जैसी कोई विधा नहीं थी, न हिंदी में थी। यह अंग्रेजी गद्य विधा से आई है। अंग्रेजी में इसे नॉवेल कहा जाता है, मराठी में इसे कादंबरी कहा जाता है और गुजराती में इसे नवल कथा कहा जाता है। अब चाहे उपन्यास हो, नॉवेल हो, नवल कथा हो, कादंबरी हो, ये सारे नाम बहुत प्रचलित हुए हैं। अंग्रेजी में डैनियल डिफो नाम के एक व्यक्ति ने, तुकाराम थगनारे छोड़ गए, वापस ज्वाइन होने के लिए, जो डैनियल डिफो नाम के अंग्रेजी रचनाकार हैं, उन्होंने पहला उपन्यास अंग्रेजी में लिखा और वहां से ये नॉवेल विधा हिंदी में आई। हिंदी से पहले वो मराठी में आई और मराठी में यमुना पर्यटन नाम का पहला उपन्यास लिखा गया, जो एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश करने वाला था, विधवाओं की समस्या को लेकर था। किंतु बाद में जा करके मराठी में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, बंगाली में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, लेकिन हिंदी में ये उपन्यास विधा आते आते बहुत देर हो गई। हिंदी में आरंभ से अगर देखा जाए तो समाज सुधारणावादी उपन्यास लिखे गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है परीक्षा गुरु इस उपन्यास का, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। लाला श्रीनिवास दास द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया, जिसका नाम परीक्षा गुरु था। फिर उसके बाद में श्रद्धाराम फिलोरी द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए, देवरानी जिठानी की कहानी जैसा उपन्यास लिखा गया। वैसे देखा जाए तो कहानी और उपन्यास ये दोनों विधाएं लगभग समान हैं। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में और उपन्यास में दोनों में तत्व समान होते हैं। दोनों में पहला तत्व कथानक समान है, दूसरा तत्व पात्र या चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण है, तीसरा तत्व देखा जाए तो देशकाल या वातावरण भी लगभग उसी प्रकार का है, चौथा तत्व संवाद दोनों में समान है, पांचवा तत्व भाषा शैली दोनों में समान है, किंतु
छठा जो तत्व है वह दोनों में समान होते हुए भी उसकी मात्रा का व्यापकता का थोड़ा सा अलगाव आ जाता है, वो तत्व है कथ्य। उपन्यास का कथ्य बड़ा होता है, कहानी का छोटा होता है। कहानी में कथानक बहुत छोटा होता है, उपन्यास में कथानक बहुत बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, पात्रों की संख्या कम होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, आप हजारों पात्र उसमें ले सकते हैं। उपन्यास में एक कहानी में एक समय में एक ही देश काल और वातावरण का चित्रण होता है, लेकिन उपन्यास में बहुत सारा समय, बहुत सारे स्थान आप उसमें ग्रहित कर सकते हैं। अब ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि उपन्यास में ये सारी चीजें कैसे बदलती जाती हैं। ध्यान रहे, कहानी में संवाद खटाखट होते हैं, यानी प्रश्नोत्तरात्मक होते हैं। उपन्यास में संवाद लंबे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि उपन्यास में बहुत सी बातें लंबी होती हैं, कहानी में वही कम होती हैं। कहानी में प्रश्नोत्तरात्मक संवाद होंगे, उपन्यास में स्वगत संवाद ज्यादा होंगे, बहुत लंबे बड़े होंगे। कहानी का जो फलक है बहुत व्यापक नहीं होगा, उपन्यास का बहुत व्यापक होगा। हिंदी में उपन्यास साहित्य का आरंभ परीक्षा गुरु इस लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास से होता है। बाद में देवरानी जिठानी की कहानी, निस्सहाय हिंदू, असहाय हिंदू, बिगड़े का सुधार, इस प्रकार के सामाजिक कथन परक उपन्यास बहुत सारे आते हैं। फिर बाद में हिंदी में एक ऐसे उपन्यासकार आ गए, देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने जादू भरे उपन्यास लिखे, जिसमें तिलिस्मी जादू भरा वातावरण था, जिसमें राजकुमार और राजकन्या के प्रेम कहानी थी। आपने टेलीविजन पर देखा होगा, सुना होगा कि चंद्रकांता, यह उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ वगैरह वगैरह, जिसमें तिलस्मी अय्यारी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दो धाराएं चल रही थी उपन्यास लेखन में। पहली धारा थी जो सुधारणावादी धारा थी, और दूसरी मनोरंजनवादी धारा थी। मनोरंजनवादी धारा के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव आ जाता है, वह है जासूसी उपन्यासों का। और इन जासूसी उपन्यासों में सिरकटी लाश जैसे मतलब जो अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित उपन्यास, जिसमें अपराध कथा और अपराध का किस प्रकार से, यानी जिसे कहते हैं रहस्योद्घाटन करना, इस प्रकार के उपन्यास चल पड़े थे। तो ये जो दो धाराएं थीं, एक सुधारणावादी धारा, दूसरी मनोरंजनवादी धारा। मनोरंजनवादी धारा में भी एक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास की धारा थी, और दूसरी आती है वह है जासूसी उपन्यासों की धारा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे 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 उपन्यास साहित्य बहुत आगे बढ़ रहा था। लेकिन बाद में चल करके इस उपन्यास साहित्य की धारा में एक यथार्थवादी धारा का प्रवेश हुआ, जिसके उन्नायक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने उनके सारे उपन्यास, जो पहले उर्दू में लिखा करते थे और बाद में जिन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ने के बाद, तो उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। दो बहनों की बातें जैसा उपन्यास हो, सेवा सदन जैसा उपन्यास हो। तो ये उपन्यास लिखते 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 उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा जिसका नाम संपूर्ण विश्व में ख्यात है, गोदान, जो उनका अंतिम उपन्यास था, अंतिम पूरा उपन्यास और अंतिम अपूर्ण इतिहास मंगलसूत्र था। उपन्यास अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र था। इस बीच उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे गबन उपन्यास है, जैसे निर्मला उपन्यास है। तो ये हिंदी में बहुत बड़े उपन्यास लिखे गए। और प्रेमचंद युग में ही जयशंकर प्रसाद जी ने तितली, इरावती जैसे उपन्यास लिखे, और उनका महत्वपूर्ण उपन्यास कंकाल,
उसके बाद यशपाल जैसे लेखक आते हैं, जैनेन्द्र जैसे लेखक आते हैं, अजय जैसे लेखक आते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे। और आज हिंदी साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उपन्यास साहित्य के रूप में उपलब्ध हमें होता है, वह विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यास हैं। 1990 के बाद स्त्रीवादी उपन्यास वगैरह बहुत सारे दलित उपन्यास हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमारा मूल पढ़ने का विषय है यशपाल जी के उपन्यास। यशपाल जी का पूरा परिचय हम कल की तासिका में लेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी में थोड़े थोड़े पड़ाव आते रहे। पड़ाव आते इस प्रकार रहे कि हिंदी के उपन्यास साहित्य के प्रारंभिक दौर में सुधारणावादी उपन्यास आए, जो भारतीय हिंदुओं में छोटी मोटी गलत धारणाएं आ रही थी। जैसे स्त्रियों का तिरस्कार किया जाता था, शूद्रों का तिरस्कार किया जाता था, तो उनको भी, स्त्री और शूद्रों को भी, मतलब दलितों को भी समाज के वो महत्वपूर्ण घटक हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं समाज के, इसलिए उनको भी मूल प्रवाह में लाने की कोशिश वो करते रहे। उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो रहस्यमय, रोमांचकारी, रोमांस युक्त ऐसे उपन्यास लिखे गए, उनका भी एक दौर चलता रहा। उसके उपरांत धीरे धीरे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ यथार्थवादी और राष्ट्रवादी उपन्यास लिखे गए, जिनमें प्रेमचंद जी का नाम बता दिया। साथ ही साथ देखिए कि विश्व के एक व्यापक फलक पर मार्क्सवाद नाम की एक विचारधारा आ रही थी, और इस मार्क्सवादी विचारधारा में जो उपन्यासकार लिख करके आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में हमें यशपाल जी का नाम हमारे सामने आता है। हालांकि यशपाल पूर्णतः मार्क्सवादी नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। आप जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के मृत्यु के बाद, फांसी के बाद, भगत सिंह जी की फांसी के बाद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसके प्रमुख के रूप में यशपाल जी हमारे सामने आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। यानी देखिए कि एक और समाज सुधारणावादी उपन्यास लिखे जा रहे थे, मनोरंजनकारक उपन्यास लिखे जा रहे थे, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यास लिखे जा रहे थे, और साथ ही साथ एक अन्य विचारधारा का प्रवेश भी हुआ, वो मनोविश्लेषणवादी। और मनोविश्लेषणवादी यानी जिसको हम मनोविज्ञानवादी कह सकते हैं, मनोविज्ञानवादी कह सकते हैं, ऐसे उपन्यासकार भी बहुत सारे सामने आए। इन उपन्यासकारों में जैनेन्द्र जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार जैन भी जिन्हें कहा जाता है, उनके उपन्यासों में त्यागपत्र जैसा उपन्यास, मृणाल जैसा उपन्यास, जिसकी नायिका है, ऐसा उपन्यास भी उन्होंने लिखा, जिसमें एक व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है। क्या कारण है उसका? कि वो एक जज है और उसने एक गलत निर्णय दिया है। आप जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से खरीद फरोख्त हो जाती है, वकील खरीदे जाते हैं, साक्षीदार खरीदे जाते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं, आजकल जज भी खरीदना हो गया। तो ये जो खरीदारी हो रही है, उसमें उस न्यायाधीश को ये लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, इसलिए वो त्यागपत्र देता है अपने पद से। इस प्रकार के उपन्यास भी कुछ लिखे गए। और अगर हम आगे चलकर के देखें तो इन मनोविश्लेषणकारी उपन्यासकारों में एक और नाम जुड़ जाता है, इलाचंद्र जोशी जी। इलाचंद्र जोशी जी ने भी मनोविश्लेषण करने वाले कहानियां और उपन्यास बहुत सारे लिखे, लेकिन जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी जी के बाद महत्वपूर्ण नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजय जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, जिन्होंने शेखर एक जीवनी खंड 1, खंड 2 और खंड 3 लिखे। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। और इन उपन्यासों के माध्यम से मनोविश्लेषण, ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में मनुष्य का मन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी क्रियाओं से
उसके वर्तन से उसका अध्ययन तो किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जो उसके मन में चल रहा है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। उसके मन में क्या चल रहा है, ध्यान रखिए, मन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक उसका मन होता है जागृत मन, और दूसरा होता है अचेतन मन या अवचेतन मन। तो इस अवचेतन मन में क्या चल रहा है ये देखने वाले को नहीं समझ में आता, केवल वो भुक्तभोगी जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके मन में हिंसा का भाव भी आ सकता है, क्रोध का भाव भी आ सकता है, प्रेम का भाव भी आ सकता है, विश्व प्रेम का, देशभक्ति का भी, लेकिन कभी कभी ये सारे भाव जागृत अवस्था में नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अजय जी ने एक नई धारा को यहाँ जोड़ दिया था, मनोविश्लेषणवादी धारा को, जिन्होंने शेखर एक जीवनी नाम का उपन्यास 3 खंडों में लिखा, जिसके 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, तीसरा खंड प्रकाशित नहीं हो पाया। लेकिन देखिए बाद में अगर देखा जाए धीरे धीरे मतलब समाज सुधारणावादी उपन्यास एक प्रकार है, दूसरा प्रकार मनोरंजनकारी उपन्यासकार है, तीसरा प्रकार गांधीवादी या प्रेमचंद जी के उपन्यास आ जाते हैं, चौथा प्रकार मार्क्सवादी उपन्यास आ जाते हैं, और पांचवा प्रकार जो आ जाता है वह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का। उसके बाद धीरे धीरे मार्क्सवाद और मनोविश्लेषण। मार्क्सवाद ये कहता है कि मनुष्य की अच्छाई बुराई इन सभी का मूल आधार समाज है, समाज में चलने वाले अन्याय, अत्याचार और आर्थिक स्थिति है। लेकिन मनोविश्लेषण ये कहता है कि मनुष्य के निर्माण में उसके मन पर होने वाले प्रभावों का ज्यादा असर होता है। बाद में चलकर ये दोनों धाराएं एकत्र आई, मतलब मार्क्सवादी धारा और मनोविश्लेषणवादी धारा, ये दोनों धाराएं एक दूसरे में गूंथ करके 60 उपन्यासों में ये दोनों धाराएं आई। धीरे धीरे हम ये जानते हैं कि लोगों का देहातों से पलायन शहरों की ओर होने लगा, और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि हिंदी उपन्यास साहित्य में महानगरीय बोध नाम की एक नई धारा आ गई, जिसके परिचालन में 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक है मोहन राकेश, जिन्होंने केवल 2-3 उपन्यास लिखे, न आने वाला कल और अंतराल जैसा उपन्यास, और अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, ये 3 ही उपन्यास लिखे। फिर दूसरा नाम आता है राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश के बाद राजेंद्र यादव का नाम आता है। और राजेंद्र यादव जी ने भी बहुत सारे उपन्यास ऐसे लिखे जिनमें महानगरीय बोध था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में ये सामान्य लोग आते हैं तो उन्हें जो अनुभव आते हैं, बेरोजगारी जो उन्हें सताती है, प्रदूषण जो सताता है, साउंड पोल्यूशन जो सताता है, ध्वनि प्रदूषण जिसे कहा जाता है, और नौकरी के लिए जो भागदौड़ होती है, और खास करके महानगरीय वातावरण में जो कि मनुष्य का चेहरा है, अलग से चेहरा, मुखौटा जो पहले मतलब मन में मनुष्य के जो चल रहा है वो बता नहीं रहा है, लेकिन चेहरे पर हंस करके, मुस्कुरा करके अपना झूठ प्रकट का एक झूठा मुखौटा लेकर के वो चल रहा है। इस बात को लेकर के महानगरीय बोध में ये सारे उपन्यास सामने आते गए। और सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है कमलेश्वर का। आप जानते हैं कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तानी इस उपन्यास पे 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कमलेश्वर जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। अनबीता व्यतीत इनका खतरनाक उपन्यास है, कितने पाकिस्तान उपन्यास है। तो ये सारे उपन्यास जो लिखे जा रहे थे वो महानगरीय बोध को लेकर के लिखे जा रहे थे। सुबह दोपहर शाम जैसा उपन्यास हो, एक सड़क 57 गलियां जैसा उपन्यास हो, वही बात जैसा उपन्यास हो। तो कमलेश्वर जी, यानी देखिए कि तीसरी धारा सामने आई थी, मतलब गांधीवादी विचारधारा के बाद जो प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देती है, उसके उपरांत एक अन्य धारा सामने आई थी, मार्क्सवादी धारा, उसके उपरांत मनोविश्लेषणवादी धारा, और उसके बाद महानगरीय बोध की धारा जो आई थी, महानगरीय और कस्बाई बोध। कस्बा मतलब ऐसे शहरों का भी वर्णन हो चुका था जो न महानगर है और न देहात हैं, इनके बीच का, मतलब कस्बाई और महानगरीय बोध की एक अन्य उपन्यास की धारा हमारे सामने आई थी। उस धारा को लेकर के आगे चलते हैं
तो 1990 के बाद स्त्रीवादी दलितवादी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए और इन सभी उपन्यासों को लेकर के बहुत सारी चर्चा बाद में होती रही। 8:40 को हमारी तासिका शुरू हो चुकी थी। 40 मिनट हमारी तासिका चलती रहेगी। 8:40 मतलब देखिए कि 10 मिनट 8:50 को हो जाते हैं, 9 बजे 20 मिनट हो जाते हैं, 9:10 को 30 मिनट हो जाते हैं, 9:20 तक हमारी तासिका चलती रहेगी। अभी हमारे 10 मिनट लगभग बाकी हैं। देखिए कि उपन्यास साहित्य, मैं फिर से कुछ बातें पुनरावृत्त करूंगा। भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में उपन्यास नाम की कोई विधा नहीं थी। उपन्यास शब्द का अर्थ लिया जाता है अनेक तत्वों को एकत्र लाना। मतलब जैसे कथानक तत्व है, पात्र या चरित्र चित्रण तत्व है, जैसे देशकाल वातावरण तत्व है, संवाद तत्व है, भाषा शैली तत्व है, कथ्य या उद्देश्य तत्व है। तो इन 6 तत्वों को एकत्र ला करके एक साहित्यिक विधा बनाना, ये उपन्यास कहलाती है। मराठी में इसे कादंबरी कहा जाता है। ध्यान रहे, ये अंग्रेजी नॉवेल से जरूर आधुनिक आई है, लेकिन इसके पुरातन तत्व यानी कादंबरी या उपन्यास साहित्य के पुरातन तत्व हमें संस्कृत साहित्य में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, मराठी में जो कादंबरी नाम आया है वह भी एक संस्कृत उपन्यास के माध्यम से ही आया है। संस्कृत के प्रसिद्ध गद्य लेखक आचार्य बाणभट्ट ने 2 गद्य कथाएं लिखी, एक हर्षचरितम और दूसरी कादंबरी। और इस कादंबरी का नाम, इस गद्य कथा का नाम कादंबरी नाम की उसकी नायिका के नाम से है। मराठी में वही प्रकार चलता रहा और मराठी में उपन्यास को कादंबरी नाम दिया गया, हालांकि वह एक गद्य कथा की नायिका का नाम है। तो मराठी में कादंबरी चल पड़ी। नॉवेल इस शब्द के आधार पर गुजराती में इसे नवल कथा कहा गया, बंगाली में इसे उपन्यास कहा गया, हिंदी में उस तर्ज पर उपन्यास आया। बंगाली में बहुत सारे उपन्यासकार हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास जैसा उपन्यास लिखा जिस पर अनेक फिल्में बनी। कहने का यह तात्पर्य है कि हिंदी में उपन्यास साहित्य आने से पूर्व मराठी में कादंबरी लिखी जा रही थी, उपन्यास तो बंगाली में लिखे जा रहे थे, उर्दू में भी उपन्यास लिखे जा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी कहा था कि प्रेमचंद पहले मूलतः उर्दू के उपन्यासकार हैं, बाद में गांधी जी के संपर्क से उन्होंने उर्दू में लिखना छोड़ करके हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। हम खुरमा हम सबाब जैसा उनका उपन्यास उर्दू में था, और उर्दू में एक बहुत महत्वपूर्ण शाहकारी उपन्यास आया था जिस पर 2 फिल्में बनी बाद में चल करके, और उस पर रेखा जी को अभिनय का उत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार भी उस समय मिला था, उमराव जान नाम से। मतलब उमराव जान ये उर्दू में जब लिखा जा रहा था तब हिंदी में कोई उपन्यास नहीं था, हिंदी में उपन्यास लिखे जाने लग गए। वह हिंदुओं में जो व्याप्त कुरीढ़ियां हैं, कुपरंपराएं हैं, गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं से सामने आने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हिंदू उपन्यास लिखे गए। और पहला हिंदी उपन्यास था बिगड़े का सुधार उर्फ, यानी बहुत सारे ऐसे उपन्यास। और हिंदी में जिसे उपन्यास कहा जाए, ऐसा पहला उपन्यास जो 1881 के लगभग लिखा गया, वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित था, परीक्षा गुरु नाम का। फिर उसके बाद में बहुत सारे उपन्यास आ जाते हैं। मतलब एक और समाज सुधारणावादी धारणा निर्माण हो जाती है, एक धारा निर्माण हो जाती है जिसमें समाज सुधार युक्त उपन्यास लिखे गए। दूसरी ओर मनोरंजनात्मक उपन्यास लिखे गए जिसमें प्रेम कहानी जैसे उपन्यास लिखे गए, जिसमें चंद्रकांता जैसे तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखे गए, जिस पर बहुत सारे सीरियल बाद में बने, बहुत सारे फिल्में भी बनी।
उसके उपरांत बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे गए जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, जो प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी लिखा करते थे। उसके उपरांत मार्क्सवादी विचारधारा आई, उसके उपरांत मनोविश्लेषणवादी विचारधारा आई, फिर कस्बाई चेतना, महानगरीय चेतना जैसे उपन्यास आए, उस आधार पर उपन्यास आए। और धीरे 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 हम देखते हैं कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे उपन्यास आने लग गए जो स्त्रीवादी उपन्यास थे, जो दलितवादी उपन्यास थे। आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे अल्पसंख्यकवादी मुस्लिम उपन्यास भी आने लग गए हैं, आदिवासी उपन्यास भी आने लग गए हैं, विज्ञानवादी उपन्यास भी आने लग गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब कुछ एक लैंगिक आधार पर तृतीय पंथी उपन्यास, जैसे कल अक्षय कुमार जी की लक्ष्मी फिल्म प्रदर्शित हुई, उस प्रकार से तृतीय पंथी या जिसको किन्नर कहा जाता है हिंदी में, ऐसे भी उपन्यास आने लगे। इसका मतलब यह है कि हिंदी में आजकल ऐस उपन्यास विधा के अंतर्गत ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको हेय त्याज्य माना जा रहा हो। हर प्रकार के उपन्यास आने लग गए हैं, पर्यावरणवादी उपन्यास आने लग गए हैं, जातिवादी उपन्यास आने लग गए हैं, आदिवासी उपन्यास आने लग गए हैं, दलित उपन्यास आने लगे हैं, स्त्रीवादी उपन्यास आने लगे हैं। मतलब विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हिंदी उपन्यासों में शामिल नहीं हो पा रहा है। अब हमने ध्यान रखिए कि उपन्यास क्या है, उपन्यास का इतिहास क्या है, हिंदी में उपन्यास किस प्रकार से आए, सुधारणावादी उपन्यास, मनोरंजनवादी उपन्यास, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, गांधीवादी उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, कस्बाई चेतना से युक्त उपन्यास, महानगरीय चेतना से युक्त उपन्यास, उसके उपरांत दलित उपन्यास, स्त्री उपन्यास, स्त्री लेखनवादी उपन्यास, आदिवासी उपन्यास, विज्ञानवादी उपन्यास, मुस्लिमवादी उपन्यास, ये सारे उपन्यास हिंदी में बहुत सारे आ रहे हैं। अब हम ध्यान रखिए कि आज की तासिका को समाप्त करने से पूर्व हम 6 तत्वों की बात करेंगे। पहला तत्व है कथानक, जिसके अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व है देशकाल या वातावरण। चौथा तत्व है संवाद। पांचवा तत्व है भाषा शैली। और छठा तत्व हमारे सामने आता है। छठा तत्व वह है उपन्यासकार क्या कहना चाहता है, उद्देश्य। कहानी में भी यही तत्व होते हैं, लेकिन कहानी में यह तत्व धीरे धीरे मतलब फलक उसका कम होता है, क्योंकि कहानी की लंबाई कम होती है, उपन्यास की लंबाई ज्यादा होती है, उपन्यास ज्यादा व्यापक होता है। कहानी में कथानक बहुत छोटा होता है, उपन्यास में कथानक बहुत लंबा व्यापक आ जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कहानी में एक ही समय का वर्णन किया जाता है, उपन्यास में अनेक वर्षों का वर्णन किया जा सकता है। कहानी में एक स्थान का ही उपयोग किया जाता है, कहानी में अनेक स्थानों का उपन्यास में अनेक स्थानों का उपयोग किया जा सकता है। कहानी में संवाद छोटे छोटे होते हैं, उपन्यास में संवाद बड़े बड़े हो सकते हैं, आत्मकथन परक हो सकते हैं, स्वगत संवाद हो सकते हैं। कहानी में भाषा शैली की दृष्टि तीक्ष्ण होती है, उपन्यास में वो व्यास शैली के रूप में आ सकती है, लंबी शैली के रूप में आ सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी और उपन्यास के जो तत्व हैं वो समान होते हैं, लेकिन उसमें संक्षिप्तता और व्यापकता दो भेद होते हैं। कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास व्यापक होता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो अंतिम तत्व है कथ्य, कहा लेखक क्या कहना चाहता है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कहानी और उपन्यास दोनों में हमें मिलता है। कल की तासिका में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अमिता के लेखक, अमिता जो उपन्यास, जो एक बौद्ध कालीन सम्राट अशोक कालीन उपन्यास है, उस उपन्यास को लेकर के चर्चा करेंगे जो कलिंग विजय से संबंधित है।
उस उपन्यास को लेकर के चर्चा करने से पूर्व उसके लेखक जो हैं यशपाल जी के जीवन के बारे में, क्योंकि देखिए बिना लेखक को समझे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कथ्य अगर समझना है तो पहले लेखक को समझना पड़ेगा। लेखक का कल संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे, और लेखक के परिचय के उपरांत हम परसों से मतलब अगले हफ्ते से हम अमिता उपन्यास के कथानक पर काम करेंगे। आज की तासिका यहीं समाप्त हो जाती है। 9:20 हो रहे हैं। सबके लिए धन्यवाद। कल और अधिक संख्या में जुड़ने की अपेक्षा से हम इस तासिका को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।